बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 9 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 9.2 इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये दोनों टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे पूछते रहते हैं सर जी ये जो बुक में थ्योरी के पैराग्राफ्स दिए गए हैं सारे तैयार करने हो? नहीं भाई, सारे तैयार नहीं करने। इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो आपने लाजमी तैयार करने हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करूंगा। तो जिस मैं टॉपिक पढ़ाता हूं इसी तरीके से आप एक दफा गौर से सुन लिया करें, समझ लिया करें, चीजें साथ साथ नोट कर लिया करें, नोट्स अपने बना लें। ये टॉपिक बहुत होता है और इसी तरीके से ही आपने तैयार करना है। इधर उधर से आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मैं करवा रहा हूं ना बस वो करते जाए, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे, साथ साथ एमसीक्यूज भी बनवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब प्रीवियस लेक्चर में आपने एक बात याद रखी थी कि भाई जहां चार्ज होगा ना उसके अराउंड एक खास रीजन में खास हद तक उसका एक इफेक्ट होगा, उसको हम फील्ड कह रहे हैं। तो जहां चार्ज होगा उसके अराउंड स्पेस में एक खास हद तक क्या करेगा बेटे, फील्ड एग्जिस्ट करेगा। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो फील्ड होता है ये 3 डायमेंशनल होता है। मतलब आप एक बंद कमरे में जिस तरह बल्ब को रोशन करें ना उसकी लाइट हर तरफ फैल जाती है, इसी तरह जहां चार्ज होगा उसके अराउंड उसका फील्ड भी हर तरफ होगा एक खास हद तक, ठीक है। तो हमने वही बात फैराडे के अकॉर्डिंग यहां पे डिस्कस करनी है कि फैराडे एक साइंटिस्ट का नेम है। वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि जहां चार्ज होगा उसके अराउंड स्पेस में एक खास हद तक उसका फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो फैराडे ने 2 बातें बताई। नंबर 1, चार्ज क्यू प्रोड्यूस अ फील्ड, जहां चार्ज उसके अराउंड स्पेस में खास हद तक उसका फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। और नंबर 2, द फील्ड इंटरेक्ट्स विद चार्ज क्यू नॉट टू प्रोड्यूस अ फोर्स, कि जो एक चार्ज का फील्ड है उस फील्ड में जब आप एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेके आओगे तो वो फील्ड उस चार्ज पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस का फील्ड इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फील्ड के इंटरेक्ट करने से फोर्स एक्सर्ट होगी। ये 2 बातें फैराडे हमें कर रहा है, ठीक है। वही बात हमने यहां पे समझनी है और उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो बेटे ये देखें, यहां पे हमने लिया एक बड़ा चार्ज। अब आपकी बुक में यहाँ प्लस 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 मतलब काफी सारे चार्जेस रखे गए हैं ताकि आपको लगे कि यार इसके अराउंड बहुत सारा फील्ड है। आप एक चाहे तो बड़ा चार्ज सिर्फ एक भी ले सकते हो। तो बस ये ज़हन में समझने के लिए आपने रखना है कि भाई यहाँ पे बड़े चार्ज है, काफी चार्जेस है। तो यहाँ इस चार्जेस के अराउंड एक खास हद तक स्पेस में क्या करेगा, इसका फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ना सारी, ये हम सपोज कर लेते हैं फील्ड है, वो यहां तक है, ठीक है। अब हम इसी फील्ड को यानी कि इस चार्ज के फील्ड को डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करें? तो एक ही तरीका है कि भाई आप एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेके आओ, या प्लस क्यू भी इसको कह सकते हो। टेस्ट चार्ज वैसे ही पॉजिटिव हम लेते होते हैं इसीलिए हम इसको क्यू नॉट कह रहे हैं। क्यू नॉट का मतलब टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज जिसके अराउंड उसका फील्ड बहुत थोड़ा होता है। टेस्ट चार्ज का मतलब स्मॉल चार्ज, उसके अराउंड उसका फील्ड ना होने के बराबर है सही थोड़ा बहुत, हम उसको खुद निग्लेक्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो हम एक टेस्ट चार्ज को ना इस चार्ज के करीब लेके आएंगे, और जैसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को देखें पॉइंट ए पे लेके आए तो यहां तो इसका फील्ड मौजूद है। तो इस चार्ज का जो सारा फील्ड है वो इस चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। बात समझ आ रही है? तो इस फील्ड ने इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट की इस डायरेक्शन में, तो ये देख रहे हैं फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब ये जो चार्ज है ना इसका फील्ड इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो कि ए वाले पॉइंट पे मौजूद है इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कि चल भी परे हट। क्यों? ये भी प्लस ये भी प्लस, तो पॉजिटिव चार्जेस मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस तरह से देखें इस चार्ज के फील्ड ने इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट की। अब ये फोर्स किसके इक्वल होगी, कितनी होगी, वो फोर्स हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये वाला चार्ज लगा रहे हैं ना इस पे फोर्स, तो F इज इक्वल टू भाई किस चार्ज पे फोर्स लग रही है, क्यू नॉट पे लग रही है। तो यहां लिख देते हैं बेटे क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब टेस्ट चार्ज। और बेटे जाहिर सी बात है किसने फोर्स लगाई, फील्ड ने। तो फील्ड को हम शो करते हैं E से, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखें जो फोर्स लग रही है वो आ गई क्यू नॉट इंटू ई। तो ये आपको फोर्स का फार्मूला मिल गया, सही है जी। सेकंड पॉइंट के थ्रू हमने यहां से समझा और यहां से समझ के हमने उस फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आर है, उसने बता दिया कि इतनी दूरी पे जब टेस्ट चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगी। एक चीज यहां पे आपके जहन में आ सकती है कि सर जी यहां पे आप टेस्ट चार्ज क्यों लेके आ रहे हैं?
कोई और बड़ा चार्ज भी तो लेके आ सकते थे ना। तो याद रखिएगा, बड़ा चार्ज नहीं लेके आना। अगर आप बड़ा चार्ज लेके आएंगे तो उसका फील्ड अच्छा खासा होगा उसके अराउंड, तो वो फील्ड इस फील्ड के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो बेटे फिर आप किस फील्ड को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो हम इसीलिए यहां पे टेस्ट चार्ज लेके आए हैं कि उसका थोड़ा फील्ड हो, उस थोड़े फील्ड का इतना ज्यादा असर नहीं होगा। तो वो जो इसके अराउंड थोड़ा सा फील्ड है, वही फील्ड जब इस फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो फोर्स एक्सर्ट हो जाएगी, और फिर इसी फील्ड को हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। वो यहां से E निकाल लो, E अपनी जगह पे, Q0 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने कैलकुलेट कर ली। यही तो हमारा टॉपिक था। बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां टेस्ट चार्ज लेके आओ, छोटा चार्ज लेके आओ, स्मॉल चार्ज लेके आओ, ताकि हम इस चार्ज के फील्ड को डिटेक्ट कर सकें, और वो हमारे लिए आसान है। बात समझ रहे हो ना। तो यही 2 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं कि भाई ये जो टेस्ट चार्ज है ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम लेते नहीं है, हमारा पॉजिटिव से काम चल जाता है, इसलिए हम पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। और नंबर 2, यही टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। टेस्ट चार्ज का मतलब स्मॉल चार्ज ही होता है। अब बेटे यहां से आप जो फील्ड डिटेक्ट करना चाह रहे थे वो यहां से E आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो E को यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। E अपनी जगह पे, ये Q0 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, फोर्स के नीचे डिवाइड, तो E इज इक्वल टू F ओवर Q0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ये मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लें, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लें, या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें, एक ही बात है। क्लियर जी। तो इस तरह से मैथमेटिकल फार्मूला बन गया। अब यहीं से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। तो अब मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो चाहे आप ये बुक वाली वर्डिंग मेंशन कर दें, जो बुक के अंदर ब्लू बॉक्स दिया गया है वो डेफिनेशन मैंने लिख दी है, या आप सिंपल यही भी लिख सकते हो कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर। चले जी, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाए आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है ना। अब ये इसकी क्वांटिटी, मतलब इसकी नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर है, तो यहीं से देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की होगी, ये भी याद रखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटे डायरेक्शन ऑफ फोर्स के पैरेलल होगी या अलोंग होगी। तो यहां से फिर हमें पता चल गया फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लिख लो बेटे मेरे साथ साथ। तो कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नेचर क्या है, तो आप कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद इसके यूनिट की बात करते हैं। यहां से ये पक्का MCQ बनेगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है। मैं भी आपको बताता हूं। यूनिट पहले लिख लें फार्मूले से। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, तो यहां लिख लेते हैं न्यूटन। और चार्ज का क्या होता है, कूलम, पीछे बता के आया हूं लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक किया करें लेक्चर नंबर 1, अगर आपने नहीं लिया तो पहले लेक्चर नंबर 1 लें, फिर लेक्चर नंबर 2 की तरफ जंप करें। न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और भी यूनिट है, यानी कि न्यूटन पर कूलम जो होता है ना, वो वोल्ट पर मीटर के इक्वल होता है। अब जब MCQ आएगा कि द ऐसे यूनिट ऑफ या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसमें ऑप्शन इस तरह से हो सकती हैं। वो आ जाए जी वोल्ट पर मीटर, उसके बाद आ जाए न्यूटन पर मीटर, उसके बाद आ जाए सपोज करो न्यूटन मीटर, उसके बाद आ जाए मीटर पर वोल्ट। इस तरह से 4 ऑप्शन आ जाए। अब बच्चे समझते हैं सर हमने तो पढ़ा था न्यूटन पर कॉलम, वो तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं लिख के दे रहा हूं न्यूटन पर कॉलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अगर ये ऑप्शन आपको नजर आ रही है वोल्ट पर मीटर, तो आप इसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्रूफ करें कि न्यूटन पर कॉलम जो है वो वोल्ट पर मीटर के इक्वल है कि नहीं है। होगा ना, क्योंकि हम कह जो रहे हैं, तो फिर प्रूफ भी आपको करना चाहिए। तो मैं यहां पे प्रूफ कर देता हूं। अगर शॉर्ट आएगा तो आप इसी तरीके से करके आ जाइएगा। देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वर्क इज इक्वल टू FD, वर्क का फार्मूला FD पढ़ा है ना, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। और एक फार्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा था, अभी आगे भी पढ़ेंगे पोटेंशियल का फार्मूला, पोटेंशियल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको याद करवा रहा हूं जहां जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपना फार्मूला। पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, तो इसका फार्मूला आपने याद रखा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहां से वर्क निकालो, वर्क अपनी जगह पे, Q इधर आके V के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 2 फार्मूले आपके सामने आ गए वर्क के। ठीक है, यहां तक ले जी, इधर से यूनिट बनाते हैं। वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर।
इधर से आ जाओ, वर्क का यूनिट क्या होता है जाउल, चार्ज का यूनिट क्या होता है कॉलम, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है वोल्ट। अब मैं ये V से वोल्ट लिख रहा हूं, चलो V को ऐसे लिख लेते हैं ताकि याद रहे कि ये अब वोल्ट है। पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट में होता है, और वोल्ट को हम V से लिखते हैं, तो ऐसे लिख लो, ठीक है, निशानी के तौर पे। ले जी, अब आप देखें, इसको कह लें इक्वेशन 1, इसको कह लें इक्वेशन 2, या आप कह लें कि इस जाउल की जगह मैं ये लिख सकता हूं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, शाबाश बोलें जरा। तो अब बेटा ये देखें, इस जाउल की जगह मैं लिख सकता हूं कॉलम इनटू वोल्ट, और ये न्यूटन मीटर वैसे का वैसे। अब देखो, ये न्यूटन अपनी जगह पे, इधर से ये वोल्ट अपनी जगह पे, ये कॉलम वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूटन के साथ, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, सॉरी मीटर, ठीक है, मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूटन के साथ, इधर आके V के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये देखो, न्यूटन पर कॉलम जो है वो वोल्ट पर मीटर के बराबर आ गया है। तो इस तरह आप प्रूफ कर दीजिएगा, और ये दोनों यूनिट आपने याद रखने। ले जी आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप निकाल चुके हैं, अब यही फार्मूला इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ क्या बनेगा, यही बस आखिरी फार्मूला है बुक के अंदर। तो इसके लिए आप सबसे पहले कूलम्स लॉ का फार्मूला लिखें, F = KQ1 Q2/R²। अब बेटे एक लम्हे के लिए मान लें कि जो Q1 है ना वो Q0 हम कह देते हैं उसको, और जो Q2 है उसको हम Q कह देते हैं, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे पुटिंग करें, Q1 की जगह Q0, Q2 की जगह Q लिख लें, बात तो एक ही है, डिवाइडेड बाई R²। ठीक है यहाँ तक। अब ये कूलम फोर्स हमने लिख ली। अब आ जाए जी, हम पढ़ना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एज वी नो दैट E = F/Q0। अभी मैं जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, जब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होंगे तब एरो नहीं लगाने, जब वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे होंगे तब एरो लगाने हैं। तो अब ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो E = F/Q0 होता है। अब F की जगह देखो ना, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, तो इस F की जगह ये कूलम्स लॉ की फोर्स का फार्मूला पुट कर दो। तो इस F की जगह मैंने फार्मूला लिख दिया, डिवाइड बाय ये Q0 एज इट इज। क्लियर। अब बेटे यहाँ पे ये Q0 से कैंसल, और यहाँ से ये E अपनी जगह पे, ये K अपनी जगह पे, ये Q बच गया ऊपर, और ये वाला R² नीचे आ जाएगा, ये R² आ गया। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ आ गया फार्मूला। ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। क्लियर। अब डेयर स्टूडेंट्स ये है मैग्नीट्यूड सिर्फ। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो उसके लिए मैंने यहां पे लिख दिया, देखो इन वेक्टर फॉर्म। E के ऊपर एरो लगा दें, और यही चीज लिखने के बाद साथ में लगा दें R यूनिट वेक्टर, R#। सही है। और इसी चीज को आप फिर फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हैं, वैसे ये अलग से है, वैसे ही बता रहा हूं। देखो E = बस ये वेक्टर फॉर्म में फार्मूला याद रख लो, ये R यूनिट वेक्टर का मतलब होगा कि भाई इसकी डायरेक्शन उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं है इसका मतलब। तो यही फार्मूला फर्दर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, KQ/R², और R यूनिट वेक्टर आपको पीछे पढ़ा के आ रहे हैं कि R वेक्टर ओवर R का मैग्नीट्यूड। अब देखो ये फार्मूला क्या बन गया, E = KQ/R² और R मल्टीप्लाई करेंगे, R का Q बन जाएगा और ऊपर R वेक्टर बन जाएगा। ये देखें, ये फार्मूला भी ठीक है। तो ये भी वेक्टर फॉर्म में है, ये भी वेक्टर फॉर्म में है, दोनों आपको पता होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि MCQ में आ सकता है ना। लो जी टॉपिक खत्म हो गया। अब यही चीज बुक ने ना इस तरह से लिखी है, क्या की है, सिर्फ K की जगह वैल्यू पुट कर दिए। K का क्या फार्मूला है, पीछे पढ़ा के रहा हूं कूलम्स लॉ में, K होता है 1/4πε0। सही है। तो वो वैल्यू आपने पुट कर दी। गर्ल्स जो है ना वो एप्सिलॉन पढ़ते हैं, मेरे जैसे जो बॉयज होते हैं वो एप्सिलॉन पढ़ते हैं, तो बहरहाल जैसे पढ़ना है पढ़ लो। तो E = 1/4πε0 और Q/R² R²। मैंने इस स्मॉल q की जगह कैपिटल Q लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बड़ा Q लिख ले छोटा Q लिख ले, बस Q का मतलब चार्ज ही है। लो जी टॉपिक खत्म हो गया। अब आप इसी से रिलेटेड एक दो MCQs यहाँ पे याद रख लें, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि कंसेप्चुअल MCQs भी आने हैं। तो पहला MCQ, यहां से इस फार्मूले से आपको यह पता चल रहा है कि भाई जो E है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, ये तो कांस्टेंट आ गया, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, वो बात मैंने यहां पे लिख दी। अब यहां से देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पे प्लेस किया हुआ है तो इसके अराउंड क्या होगा, फील्ड। भाई ये फील्ड ही है ना सारा, उसको हम E से शो करते हैं। तो इस तरह मैंने पॉइंट A ड्रॉ कर लिया, यहां मैंने पॉइंट B ड्रॉ कर लिया। अब मुझे बताएं पॉइंट A पे फील्ड ज्यादा है या पॉइंट B पे फील्ड ज्यादा है।
तो रिलेशन आपके सामने है, तो E का R के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब चार्ज से जितना दूर जाओगे उतना फील्ड कम होता जाएगा, जितना चार्ज के करीब जाओगे उतना फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो ये पॉइंट करीब है, तो इसका मतलब R क्या है, कम इसकी निस्बत, तो R1 कम है तो फील्ड इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस पॉइंट A पे फील्ड क्या होगा बेटे, E1 ज्यादा होगा। और इधर क्या है, R ज्यादा, तो फील्ड क्या होगा, E2 वो कम होगा। ठीक है, तो यहीं से फिर आप रेशो फार्मूला याद रखें, क्योंकि दो पॉइंट्स आ गए ना, तो दो पॉइंट्स के लिए रेशो फार्मूला क्या बनेगा, वही इनवर्स E1 ओवर E2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर लिखना है। क्योंकि देखो E1 का रिलेशन R1 के साथ क्या होना चाहिए, इनवर्स, तो ये है इनवर्स, बिल्कुल ठीक। इधर देखो E2 का R2 के स्क्वायर के साथ रिलेशन क्या होना चाहिए, इनवर्स, देखो ना इनवर्स है ना, तो फिर ये देखें इनवर्स है कि नहीं है, यही है। ये ना हो कि आप लिख दें E1 ओवर E2 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर, ये रेशो फार्मूला, और भाई ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा, तो डायरेक्ट बन जाएगा। हमें इनवर्स है, E और R आपस में इनवर्स हैं, तो इनवर्स के साथ ये रेशो फार्मूला बनेगा, यहां से आपने याद रख लेना। क्लियर। आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अब देखो चार्ज के, ये समझें जरा, चार्ज के अराउंड किसी भी पॉइंट पे आप फील्ड मालूम कर सकते हैं, इधर किया कहीं और कर लें, तो चार्ज के अराउंड किसी भी पॉइंट पे आप फील्ड निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है, जिस प्लेस पे चार्ज मौजूद है, उस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताएं, सोचें ना जरा, दोबारा रिपीट कर दूं। चार्ज के अराउंड किसी भी पॉइंट पे आप फील्ड निकाल सकते हो, देखते रहो, इस पे जिस मर्जी पॉइंट पे निकाल लो, लेकिन वो पूछ रहा है जिस जगह पे चार्ज मौजूद है, इस पॉइंट पे, इस प्लेस पे फील्ड क्या होगा, तो बच्चे कह देते हैं जीरो। नहीं बेटा, याद रखिएगा, जिस प्लेस पे, जिस पॉइंट पे चार्ज मौजूद होगा, उस पॉइंट पे आप फील्ड नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि R आपका क्या हो गया, खत्म, R तो है ही नहीं, तो समथिंग ओवर, अब R है ही नहीं, जीरो, तो फंक्शन अनडिफाइन हो गया है। समथिंग ओवर जीरो इज कॉल्ड इन्फिनिटी, वो नहीं कहना, बल्कि फंक्शन ही अनडिफाइन हो गया, तो आप मालूम ही नहीं कर सकते। तो जिस पॉइंट पे चार्ज मौजूद होगा उधर आप फील्ड मालूम नहीं कर सकते। क्लियर जी, याद हो गया। अब आ जाए आखिरी बात, वेयर R, क्योंकि हम कह रहे हैं R का E के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स, तो अगर R डिस्टेंस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, मतलब चार्ज आप इन्फिनिटी पे रख दें, तो फिर यहां पे फील्ड क्या होगा, तो देखो जब R इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो यहां इन्फिनिटी आ जाएगा, समथिंग और इन्फिनिटी इज कॉल्ड जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, ये आपने याद रख लेने। लो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का टॉपिक खत्म, बस इतना ही आपने तैयार करना है। मैंने आपको हर लिहाज से अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स क्लियर करवा दिए, तो ये काम लाजमी कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो प्यार मोहब्बत दिखाएंगे इंशाल्लाह देख लीजिएगा, फिजिक्स में नंबर भी उसी के पूरे आएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब है जी नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये भी एमसीक्यू शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर बुक में आप देखें ना तो सारी थ्योरी की लाइंस आपको नजर आएंगी और साथ में डायग्राम्स बनी हुई है। तो जो लाइंस इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिहाज से वो सारी मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, यहाँ से आप समझ लें और इसी तरीके से ही टॉपिक तैयार कीजिएगा, बाकी सारी थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो बेटे सबसे पहले याद रखिएगा एमसीक्यू के तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना ये रियल में होता है। पीछे भी आपको स्लाइड में बता के आ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटे, रियल में होता ही होता है। जहां चार्ज उसके अराउंड फील्ड एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और ये फील्ड क्या होता है, थ्री डायमेंशनल। जैसे एक बंद कमरे में आप बल्ब रोशन करें तो उसकी लाइट हर तरफ फैल जाती है, तो ये 3D का मतलब है। इसी तरह से चार्ज के अराउंड जो फील्ड होता है वो भी हर तरफ फैला होता है। तो फील्ड क्या होता है बेटे, रियल में। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये रियल में नहीं होती, ये इमेजिनरी होती है। ठीक है बेटे, ये आपने एमसीक्यू याद रखना है। क्लियर। अब आगे देखें, आपकी बुक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, ये आप लाजमी थ्योरी याद रखेंगे और ये लिखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी आसान अल्फाज में कि अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड इन द टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये आइडिया किसका था, माइकल फैराडे का। आप आसान अल्फाज में ये मतलब याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, ये एक मैप प्रोवाइड करती हैं हमें, और वो मैप हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड
और नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैप प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ। नंबर 1 स्ट्रेंथ के बारे में हमें मालूमात मिलती है और एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अबाउट। ठीक है, ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू शॉर्ट में पूछी जा सकती है, ये याद रखिएगा। तो सिंपल कि माइकल फैराडे का आइडिया था और वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, ये एक हमें मैप प्रोवाइड करती है और वो मैप हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द 2 थिंग्स। नंबर 1 स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही 2 चीजें हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की सूरत में फैराडे ने किस तरह से ड्रॉ किया और फिर ये 2 चीजें कैसे उसने अंडरस्टैंड की, वो चीज हम यहां पे बेटे समझते हैं। तो देखिए, माइकल फैराडे ने क्या किया जी, सबसे पहले उसने एक बड़ा चार्ज लिया प्लस क्यू, वो ये आ गया। अब इसके अराउंड क्या होगा, इसका फील्ड होगा, वो तो रियल में है ही है। तो फिर उसने क्या किया, इस चार्ज के अराउंड ना डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया। पहला टेस्ट चार्ज रखा यहाँ पे, दूसरा टेस्ट चार्ज रखा यहाँ पे, तीसरा रखा यहाँ पे, चौथा रखा यहाँ पे। टेस्ट चार्ज को हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्मॉल चार्ज होता है। आप यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए बस ये 4 बहुत है। अब उसने जैसे ही यहाँ पे टेस्ट चार्ज इसको प्लेस किया ना, तो इसको थोड़ा सा करीब लेके गया, तो उसने देखा कि ये वाला जो चार्ज इसका ज्यादा फील्ड है। इस चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज को क्या किया, रिपेल, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस तरह से इस टेस्ट चार्ज को इस वाले चार्ज के फील्ड ने क्या किया, रिपेल। तो जिस लाइन के अलोंग ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, उसी लाइन के अलोंग फोर्स की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ये फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमने एरो रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एक चीज तो आ गई, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना, वो भी बताता हूं आपको। फिर से सुने, ये टेस्ट चार्ज यहां पे प्लेस किया, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। तो जिस लाइन के अलोंग ये इसको रिपेल करेगा, उसी लाइन के अलोंग फोर्स की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। क्लियर। इसी तरह यहां पे टेस्ट चार्ज रखा, तो जिस लाइन के अलोंग, ये मैंने डॉटेड यहां पे लगाए हुए हैं, तो ये लाइन समझे, इस लाइन के अलोंग ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो रिपेल करेगा। तो जिस लाइन के अलोंग रिपेल करेगा, उसी लाइन के अलोंग फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसी तरह यहां पे और इसी तरह यहां पे। अब जब उसने इस तरह से एरो ड्रॉ कर लिए ना, तो डायरेक्शन तो उसको पता चल गई। तो फिर उसने इन टेस्ट चार्जेस को हटा के इधर इधर पॉइंट्स लगा के ना वहां पे एरोज ड्रॉ कर दिए। ये आपकी बुक में बात नहीं है, लेकिन थ्योरी में लिखी हुई है, तो ये मैं आपको असल तरीका बता रहा हूं। तो अब इनको हटा के इन पॉइंट्स पे ना इस तरह से उसने क्या किया जी, एरोज ड्रॉ कर दिए। पहला एरो बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे आगे छोटा, फिर उससे आगे छोटा ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह यहां पे भी उसने देखे बड़ा एरो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहां बड़ा एरो का साइज है, फिर यहां उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहां एरो का साइज बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसका मतलब अब देखिए, 2 चीजों की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना वो मैप, नंबर 1 स्ट्रेंथ और नंबर 2 डायरेक्शन। अब दोनों चीजें यहां पे देखते हैं उसको नजर आई थी कि नहीं। ये जो एरो का साइज पहले बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड। लेंथ मैग्नीट्यूड होती है ना, तो ये मैग्नीट्यूड है। तो ये जो फील्ड की स्ट्रेंथ है, मैग्नीट्यूड, उसी को हम स्ट्रेंथ कह रहे हैं। यहां पे एरो बड़ा है तो इसका मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फिर उससे देखें, एरो का साइज छोटा हो गया, मतलब स्ट्रेंथ कम हो गई। फिर एरो का साइज और छोटा हो गया, मतलब स्ट्रेंथ और कम हो गई। तो वो समझ गया कि चार्ज से जैसे जैसे दूर जाओगे, फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और यह बात तो बिल्कुल ठीक है, पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि चार्ज से दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। चार्ज के करीब जितना होगे, फील्ड स्ट्रांग होगा। तो वही बात देखें, उसको यहां से मिल गई, नजर आ गई कि भाई एरो का साइज ये चीज बता रहा है कि चार्ज के जितना करीब रहोगे, फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे जैसे दूर जा रहे हो, एरो का साइज कम होता जा रहा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो पहली चीज पता चल गई, स्ट्रेंथ। दूसरी चीज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी तो ये आ रही है ना, ये देखें, एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल गई। तो इस तरह से उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लिया। अब आपकी बुक में ये छोटे छोटे एरो नहीं लगाए गए, बल्कि डायरेक्ट इस तरह की लाइंस लगाई गई हैं, एरोज, बस एक ही डायरेक्शन उसमें बताई गई है। अब जब आप ये वाली डायग्राम बनाते हैं तो बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर जी अभी जो आपने माइकल फैराडे के अकॉर्डिंग ये एरोज लगा के बात समझाई है ना, तो वो दोनों चीजें हमें समझ आ गई हैं कि स्ट्रेंथ और डायरेक्शन। लेकिन यहां पे हमें नजर आ रही है सिर्फ एक चीज, और वो है डायरेक्शन। तो स्ट्रेंथ को कैसे समझें कि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे तो स्ट्रेंथ कम होती जाएगी,
वो यहां पे भी समझा दें। यहां पे तो जबरदस्त हमें समझ आ गया एरो के साइज से, लेकिन यहां समझ नहीं आ रहा बेटे। यहां पे भी वही चीज है, दोनों चीजें हैं, स्ट्रेंथ भी है और डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन तो पता लग गई ना, ये देखो डायरेक्शन तो पता चल गई कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। यहां से पता चल गया पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं, स्ट्रेंथ के चार्ज से जैसे जैसे दूर जाए स्ट्रेंथ हमें कम होती हुई दिखाई दे, जैसे यहां पे एरो के साइज में नजर आ रही है। तो बेटे याद रखिएगा, इधर जरा गौर करें, देखो ये चार्ज है ना, तो इस चार्ज के करीब यहां देखो, फिर यहां देखो, फिर यहां पे ये वाला गैप देखो, फिर यहां देखो। अब देखो चार्ज के जितना करीब हो, ये देख रहे हो, तो फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे चार्ज से दूर चलते जा रहे हो तो ये जो फील्ड है की लाइंस है आपस में क्या होती जा रही हैं, एक दूसरे से दूर दूर। देखे ना यहां पे सेपरेशन बढ़ती नहीं जा रही है, देखो ये सेपरेशन और ये सेपरेशन दोनों में फर्क है ना बेटे। तो अभी भी तो वही मतलब खड़ा है ना कि ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की है, इधर और बहुत सारी लाइंस होंगी, आप ड्रॉ कर सकते हैं यहां पे ऐसे ऐसे आप लाइन बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखो चार्ज के करीब हो तो ये लाइंस आपस में बहुत ज्यादा करीब हैं, तो इसका मतलब फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। और जैसे जैसे थोड़ा आगे जाओगे तो अब देखो ये फील्ड लाइंस आपस में थोड़ी सी दूर होती जा रही है, तो इसका मतलब अब फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अभी भी यहां पे इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करें तभी भी ये दो मतलब आपको नजर आ रहे हैं, जो कि यहां पे नजर आ रहे थे। क्लियर जी? अब इससे अच्छा कोई आपको और एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से डैश अभी भी दोनों मीनिंग्स क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। तो अब आपने याद क्या रखा कि इस तरह से फील्ड लाइंस को आपने ड्रॉ करना है, टेस्ट चार्जेस को प्लेसेस करके, फिर आपको वहां से डायरेक्शन मिल जाएगी। एरोज ड्रॉ करें आपकी मर्जी, डायरेक्ट ये वाली डायग्राम बना ले आपकी मर्जी। तो इस तरह हमें स्ट्रेंथ का भी पता चल गया और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें पता चल गई। क्लियर? और अगली बात, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड। बस हर बारी अब आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, बस अब आप याद रखें कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। क्लियर? इसी तरह नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसके फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होंगी, इनवर्ड। बस ये अब आप शॉर्टकट याद रख लें, ठीक है जी। हाँ, अगर आप समझना चाहते हैं कि यार ये इनवर्ड कैसे आई है, तो फिर वही तरीका कि आप इस नेगेटिव चार्ज के अराउंड क्या प्लेस करें बेटे, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, प्लस का, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा उसी लाइन के अलोंग आपकी क्या होगी, डायरेक्शन। तो वो ये डायरेक्शन आ गई। इस तरह यहां पे आप टेस्ट चार्ज रखेंगे, ठीक है, इस तरह यहां पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो जिस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा उसी लाइन के अलोंग फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो वो डायरेक्शन आपको मिल गई है। तो इसीलिए आप याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है। क्लियर है यहां तक? चले जी, अब जरा बुक पे आ जाए। ये सारा पैरा मैंने करवा दी है, ठीक है, ये सारा पैरा यहां पे हो गया। उसके बाद ये देखें टेस्ट चार्जेस को प्लेस करके उसने डायरेक्शन निकाली, फिर जाके उस तरह से डायरेक्ट आपको बता दिया। मैंने बल्कि जरा अच्छे अंदाज में बताया ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्हीं के बारे में थ्योरी लिखी हुई है, बेशक ना करो। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये विसिनिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस चार्ज के अराउंड जो खाली जगह है उसमें उन फील्ड की लाइंस को डायरेक्शन को हमने इंडिकेट कर दिया, वो बात लिखी हुई है, ये भी हो गई। उसके बाद ये वाला ये पैराग्राफ बेशक क्रॉस कर दो। हाँ, ये वाला जो पैराग्राफ है ना ये इंपॉर्टेंट है, और ये पैराग्राफ चाहे लिखो ना लिखो बात एक ही, क्योंकि ये सारा पैराग्राफ यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। ये देख रहे हो वही बात है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैप आल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बात मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है। क्लियर है ना? तो जो कुछ मैं बोर्ड पे लिखता हूं ना सिर्फ वही आप तैयार करें बस। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, ये जो ब्लू बॉक्स है ना ये चीज समझ ले। अब ये चीज मैंने यहां पे लिख दिया थ्योरी में, लेकिन जरा इसको समझा देता हूं। नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू इट प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी सर्टेन यूनिट एरिया में से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली ज्यादा पास करेंगी उतना ही फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और उसी को हम कहते हैं फ्लक्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10th में भी वैसे आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखो यहां पे हम लेट करते हैं जी, यहां पे मैं एक यूनिट एरिया प्लेस करता हूं यहां पे, ठीक है। अब देखो इस एरिया में से सिर्फ एक लाइन पास कर रही है, आप चाहें तो और भी फील्ड लाइंस बना सकते हैं ऐसे। चलें एक दो और ड्रा कर लेते हैं, कुछ नहीं होता,
ठीक है। अब देखो इस यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करना लाजमी है। परपेंडिकुलरली का मतलब है देखो ऐसे एरिया है ना, ये एरिया है, अब ये फील्ड लाइंस आ रही हैं तो ये ऐसे अंदर से इसको चीर फाड़ के गुजर जाएं, ये है परपेंडिकुलरली का मतलब। अगर ये ऐसे आपने रखा हुआ है सरफेस एरिया, ठीक है, ये फील्ड लाइंस आ रही हैं और ये उसके ऊपर से गुजर के जा रही हैं, ये परपेंडिकुलरली नहीं है। मतलब परपेंडिकुलरली का मतलब होगा इसके अंदर से ऐसे घुस के जाएं, चीर फाड़ के निकल जाएं, तब आपके पास स्ट्रेंथ होगी, कह लें कि फ्लक्स आएगा, ठीक है ना। तो अब इस यूनिट एरिया में से देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है कम। अब इससे थोड़ा सा बड़ा यूनिट एरिया ले लेते हैं, ये इतना ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही है इस यूनिट एरिया में से। तो जब यूनिट एरिया बढ़ा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास कर रही हैं, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगी यूनिट एरिया में से परपेंडिकुलरली, उतना ही फील्ड का स्ट्रेंथ, उतना ही फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी को हम कहते हैं फ्लक्स, और वो आगे टॉपिक आ जाएगा तब आपको बता देंगे। क्लियर है जी। तो इन लाइंस का मतलब यहां पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। यूनिट एरिया कम तो उसमें से फील्ड लाइंस भी कम पास करेंगी, स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। इसी तरह से यहां पे यूनिट एरिया बढ़ा दिया है तो उसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगी तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ले जी उसके बाद आ जाए, आगे चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। ये सारा कुछ हो गया है, अब आ जाए इधर, फिर हम चलते हैं इससे आगे। तो ये वाली जो डायग्राम है ना, ये एमसीक्यू के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सिमिलर भी हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हैं, यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 5। तो अगर दो सिमिलर चार्जेस हों और इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, तो फिर उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी या उसको ड्रा करना हो तो वो इस तरह से होंगी। देखें ये फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल, तो इसका जो फील्ड होगा उसको हमने लाइंस की सूरत में इस तरह से ड्रा कर दिया, इसका फील्ड भी हमने लाइंस की सूरत में इस तरह से ड्रा कर दिया। अब देखें दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, तो बेसिकली फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है ना। मैंने शुरू में प्रॉपर्टी बताई थी चार्ज की कि चार्ज एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि रिपल्जन और अट्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है रिपल्जन या अट्रैक्शन। तो यहां पे रिपल्जन हुई है सेम चार्जेस की वजह से, तो वो फील्ड की वजह से हुई है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप यहां पे क्या हो रही है, रिपल्जन। तो जब रिपल्जन होगी तो ये जो अंदर आपको खाली जगह सारी नजर आ रही है, इसको बोलते हैं जीरो फील्ड स्पॉट। तो जब सिमिलर चार्ज हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, तो फिर जो जीरो फील्ड होता है वो एग्जिस्ट करता है इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है। यहां पे होगा जीरो फील्ड, और जीरो फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटे, जीरो। अब जीरो बोलने की बजाय आप इसको क्या बोले, नल वेक्टर। ये समझिएगा, नल वेक्टर की डेफिनेशन भी आपको करवा चुका हूं। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो, डायरेक्शन ऑर्बिट्ररी हो। डायरेक्शन तो यहां पे है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो, क्योंकि यहां पे देखो फील्ड की मैग्नीट्यूड नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो फिर इसलिए ई के ऊपर जब मैं एरो लिखूंगा तो फिर जीरो के ऊपर भी एरो आएगा। तो इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नल वेक्टर, कि यहां इस पॉइंट पे क्या है, फील्ड जीरो है। बस बोल देते हैं लेकिन मैथमेटिकली आप इसी तरह से लिखिएगा। तो ये है जीरो फील्ड स्पॉट, सही है। इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। तो देखो ये क्या है, न्यूट्रल जोन, या इसको जीरो फील्ड स्पॉट कह ले। अब एमसीक्यू में क्या कैसे पूछेगा, एमसीक्यू में ये पूछेगा कि भाई अगर सिमिलर और इक्वल चार्जेस हो तो जीरो फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करता है। ये मैंने पॉइंट यहां पे बना दिए, सारे एमसीक्यूज हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम के मुताबिक यहां पे समझा रहा हूं। फॉर सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस जीरो फील्ड एग्जिस्ट एट मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस। दोनों सिमिलर हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इसके भी 5 उसकी भी 5। तो जब ये वाली सिचुएशन आए तो जीरो फील्ड कहां एग्जिस्ट करेगा, मिड पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे देखो मिड पॉइंट में जीरो फील्ड है कि नहीं है, फील्ड है ही नहीं, तो जीरो फील्ड हुआ ना। तो यहां से आपको लिख के दे दिया लाइन, यहां पे पूरी समझा भी दी है। तो इस तरह से आपसे एमसीक्यू में पूछेगा। क्लियर है जी। चले आगे, अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। अब ये जीरो फील्ड का कांसेप्ट कहां पे दिया जा रहा है, ये आप यहां पे ये देखें, जीरो फील्ड स्पॉट या न्यूट्रल जोन। यहां से अच्छे एमसीक्यूज, सारे एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, साथ साथ बताता जाऊंगा। तो ये लाइन मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। ले जी आगे आते हैं। अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखें, पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में इन, पॉजिटिव से निकला, क्योंकि पॉजिटिव की फील्ड क्या होती है, फील्ड लाइंस आउटवर्ड, और नेगेटिव की इनवर्ड। तो पॉजिटिव से निकलना है फील्ड ने और नेगेटिव में इन होना है। तो ये कंडीशन आपको यहां पे नजर आ रही है।
कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। हाँ, अगर आपने किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो उसका तरीका है कि आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे। अब लेट्स सपोज मैं ना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को कह देता हूं 1, इस पॉइंट में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, तो एक ही तरीका है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट पे क्या कर रही हो, टच करके, छू के गुजर जाए, उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो यहां पे मैं ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आ गई है इस पॉइंट 1 पे। इसी तरह अगर इस पॉइंट पे ड्रॉ करनी हो, इस पॉइंट को कह लेता हूं 2, तो ये देखें इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये टेंजेंट आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। इस तरह से किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, बस ये है कि उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। क्लियर जी, ये बात बुक में लिखी हुई है, मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अब आ जाए जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसका भी एमसीक्यू बनवा देता हूं कि अगर अपोजिट चार्ज हो तो फिर फील्ड, जीरो फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करेगा, वो भी आगे आ जाता है। ले जी, उसके बाद एक और बुक की डायग्राम है कि 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, उनका फील्ड किस तरह से एग्जिस्ट करेगा वो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव आउटवर्ड निकला, नेगेटिव में इन होगा, तो ये देखें पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होगी बेटे, डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे ये जो फील्ड आपको नजर आ रहा है ना, ये क्या है बेटे, यूनिफॉर्म, एक जैसा है ना, यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है। लेकिन इस प्लेट के आउटसाइड पे देखें ना आप, यहां पे एजेस क्या हो रहे हैं, इसके बेंड हो रहे हैं। तो ये जो बेटे आपके पास बेंडिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एजेस ऑफ द 2 अपोजिट पैरेलल प्लेट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटे, ये याद रखने तो रख सकते हैं। देख रहे हो ना, ये इस साइड पे थोड़ी सी फील्ड बेंड हो गई है, इधर भी आउट साइड पे क्या हो गई है, बेंड हो गई है। तो आप ये कहेंगे कि दिस बेंडिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट द एजेस ऑफ द 2 पैरेलल प्लेट्स इज कॉल्ड बल्जिंग इफेक्ट, सही है। और ये जो फील्ड होगा इसको बोलेंगे फ्रिंज फील्ड, फ्रिंज फील्ड, इस तरह से याद रखिएगा। और वैसे तो हम ये भी कहते होते हैं कि यार आगे से देखो यहाँ पे कोई चार्ज प्लेट है नहीं, चार्ज मौजूद नहीं है, तो इधर से कोई लाइन है नहीं जो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या करे, रिपेल करे, तो ये सीधी हो जाती है। यहाँ पे आगे से कोई है नहीं, इसीलिए थोड़ी सी आउटसाइड पे बेंड हो गई है। ये भी आप मतलब समझ सकते हैं, लेकिन जो असल चीज थी वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो इफेक्ट है बेंडिंग इफेक्ट, ये बल्जिंग इफेक्ट कहलाता है। और ये जो फील्ड होगा आउटसाइड पे, जो थोड़ा आउटसाइड पे बेंड हो रहा है, ये आपके पास क्या कहलाता है, फ्रिंज फील्ड कहलाता है। और ये वाला सारा फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा, ठीक है। तो ये भी एक डायग्राम बुक में है, तो ये भी आपने याद रखनी है। अब यूनिफॉर्म फील्ड आ जाए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तो एक जैसे फील्ड का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है along द हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से आप इसके फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आ जाए वेरिएबल, जिस तरह यहां पे देखें, यहाँ ज़्यादा, यहाँ थोड़ा थोड़ा कम हो गया बार साइड वाले, ठीक है, बार वाली साइड पे, तो उसका जब वेरिएबल आ जाए तो तब आपके पास जो ग्राफ बनता है वो कर्व्ड शेप बनता है, इस तरह से। क्लियर, यूनिफॉर्म का फील्ड स्ट्रेट लाइन और वेरिएबल का क्या बनता है, कर्व बनता है। ये ग्राफ भी आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। लो जी, टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। अब जरा मैं आपको एमसीक्यूज के लिहाज से 3-4 पॉइंट्स और बनवा देता हूं। देखो, ये तो हो गया सिमिलर और इक्वल चार्जेस आ जाए तो जीरो फील्ड एग्जिस्ट करता है एट द मिड पॉइंट ऑफ द या बिटवीन द 2 चार्जेस। अगर आ जाए सिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस, हो दोनों सेम लेकिन क्या हो बेटे, अनइक्वल, यानी कि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, सिमिलर है, और अनइक्वल से मुराद ये 10 माइक्रोकूलम है, ये 5 माइक्रोकूलम है। तो अब बताओ जीरो फील्ड कहां एग्जिस्ट करेगा, या एमसीक्यू में पूछ सकता है ना। तो फिर याद रखिएगा, जो आपके पास स्मॉलर चार्ज होगा ना, उसके बिल्कुल करीब, बिटवीन द 2 चार्जेस, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, वो आपका जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो वही बात मैंने लिख दी है, जीरो फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के दरमियान जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा, एंड क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, एंड क्लोजर टू द स्मॉलर, मिड पॉइंट नहीं बल्कि स्मॉलर चार्ज के करीब और दोनों चार्जेस के दरमियान जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो वो ये पॉइंट मैंने ड्रा कर रखा है, तो यहां पे आपका जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। और ये डिस्टेंस कितना बनता है स्मॉलर चार्ज से, वो सपोज कर लो x है, तो हम कहेंगे x डिस्टेंस पे आपका जीरो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से थर्ड वाला पॉइंट देखें, फॉर अपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस जीरो फील्ड एग्जिस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्मॉलर चार्ज, यानी कि अगर आपके पास फॉर अपोजिट, अपोजिट का मतलब ये प्लस का है, ये माइनस का है, एंड अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब ये 10 माइक्रोकूलम ले लो
और ये ले लो 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब बताओ जीरो फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो याद रख लें, जीरो फील्ड एग्जिस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज ये है ना, तो इसकी अदर साइड का मतलब यहां पे एग्जिस्ट करेगा, तो जीरो फील्ड यहां पे एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से आ जाए फॉर आइसोलेटेड चार्ज, तो उसका जीरो फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करेगा। आइसोलेटेड चार्ज का मतलब सिंगल चार्ज, तो याद रख लें सिंगल चार्ज का जीरो फील्ड एग्जिस्ट करता है इन्फिनिटी पे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये अक्सर बोर्ड के पेपरों में आता है। ठीक है, अब इसका फार्मूला याद रख लें, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद करवाया ना पिछली स्लाइड में, KQ/R। अब देखो R आइसोलेटेड चार्ज का फील्ड इन्फिनिटी पे, तो ये देखो R जब आपके क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज कॉल्ड जीरो, तो फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो बात बिल्कुल प्रूफ हो गई। उसके बाद लास्ट में देखो फॉर अपोजिट एंड इक्वल, फॉर अपोजिट एंड इक्वल मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये भी 10 माइक्रो। मैं स्टूडेंट्स यहां पे बात कर रहा था, देखें फॉर अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस जीरो फील्ड एग्जिस्ट ऑन द अदर साइड्स ऑफ द चार्जेस एट इक्वल डिस्टेंस। मतलब अगर दो आपके पास अपोजिट चार्जेस और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये भी 10 माइक्रो कूलम, ये भी 10 माइक्रो कूलम, ये प्लस का ये माइनस का, तो अब बताओ जीरो फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो आप कहेंगे अदर साइड, इन दोनों चार्जेस की अदर साइड, मतलब यहां पे भी होगा यहां पे भी होगा, इक्वल डिस्टेंसेस पे अदर साइड जो है ना वो जीरो फील्ड क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। वो आप चाहे तो इस तरह से बॉक्स बना के आप लिख सकते हैं यहां पे और यहां पे, याद रखिएगा डिस्टेंस इक्वल करना है, यहां पे थोड़ा आगे कर लो। ठीक है, तो इस तरह से फील्ड एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद मेरा ख्याल टॉपिक सारा खत्म हो गए, पॉइंट्स, टॉपिक भी आपका एंड हो चुका है। हाँ, एक चीज रह गई है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से भी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जो है आप यहां से ये 4 याद रखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड द एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, मतलब निकलती हैं, और नेगेटिव में एंड हो जाती हैं, इन हो जाती हैं, वापसी नहीं आती। तो यहां से एक चीज और याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या लूप बनाती हैं, शाबाश बताओ, नहीं। अभी इस पॉइंट से देखो ज़हन में आ गया ना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप बनाती हैं कि नहीं बनाती, आपसे पूछ सकता है। तो आपने इसी पॉइंट से याद रख लिया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव में एंड हो जाती हैं, तो इसका मतलब लूप तो नहीं बनाती। आगे जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड, वो लूप बनाएंगी, वो एक जगह से निकलेंगी दोबारा वापसी आ जाएंगी। यहां ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह से निकली पॉजिटिव से और नेगेटिव में जाके एंड होगी, खत्म होगी बस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती, ये याद रख लें। उसके बाद दूसरा पॉइंट, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वो मैंने आपको सिखा दी है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे निकालनी होती है, टेंजेंट टू द पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आ जाए द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। ये भी आपको प्रॉपर्टी बता दी है कि चार्ज के जितना करीब रहोगे फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो लाइन जितनी आपस में क्लोज होंगी उतना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, लाइन जितनी फर अपार्ट होंगी, दूर दूर होंगी, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। उसके बाद नंबर 4 वाला पॉइंट है, नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे नहीं कर सकती। देखो जो मर्जी डायग्राम चेक कर लो, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर रही। क्यों? वजह, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हर एक लाइन की सिर्फ एक डायरेक्शन है। अगर एक से ज्यादा होती तो फिर क्रॉस कर सकती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में देखें हर लाइन की सिर्फ एक डायरेक्शन है, इसीलिए कभी भी लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। तो यही बात लिखी हुई है, नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, दिस इज बिकॉज E has only one direction at any point। क्लियर जी, टॉपिक आपका खत्म हो गया। तो यहां तक किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बेटे एक एक चीज हम डिटेल में आपको बता रहे हैं, टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि चीजें आपको अच्छी सी तैयार करवा देंगे। तो दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।